हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं क्लास 3 और ये हमारा चैप्टर 1 कंटिन्यू होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और 2 क्लास हो चुका है। तो अच्छे से देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट नए हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारी रीजनिंग के क्लास भी देख सकते हैं। विक्रम सर पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रीजनिंग बेसिक लेवल से कवर करते हुए जा रहे हैं। तो चाहे आप जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, एसएससी की, रेलवे की, स्टेट एजेई की, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ सीआरएम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट डीएफसीसीएल की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और अच्छे से आप लोग उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, आइए अब हम क्लास देखते हैं। चैप्टर 1 हमारा ये कंटिन्यू होगा। तो पिछली वाली क्लास में सबसे जो फर्स्ट हमारी क्लास थी वहाँ पर मैं डिस्कशन की थी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं आप लोगों के डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी पोस्ट के लिए। और सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी कंपनियां हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए, डायरेक्ट अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी भी आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी क्लियर होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपने जनरल कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ा करिए, अच्छा लगता है मुझे भी। और सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को अच्छे से लेक्चर देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आने वाले क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहले थ्योरी कवर करते हैं अच्छे तरीके से और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। और आइए अब हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो देखिए स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर हम लोगों को क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए, स्कोप ऑफ मार्केटिंग और प्रोडक्ट और ऑफरिंग हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट और ऑफरिंग देखेंगे। तो जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था नीड क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, तीनों का डिफरेंस देखा था। आज के हम लेक्चर में देख पा रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में प्रोडक्ट और ऑफरिंग। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट नॉर्मली अगर हम बोलेंगे तो वो जो भी प्रोडक्ट है टेंजिबल होता है, जिसे हम टच करके फील करके जो हमें सेटिस्फाई कर सके हमारे नीड और वांट को, उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप रीड करिए फटाफट। द पीपल सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट विथ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज एनी ऑफरिंग दैट कैन सेटिस्फाई और अ नीड और अ वांट, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए, मार्केटिंग में जो मेनली जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो ये 10 टाइप से प्रोडक्ट बेसिक ऑफरिंग हम लोगों को पढ़ना होता है, 10 टाइप से। तो सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप के ऑफरिंग होते हैं, बेसिक ऑफरिंग कितने टाइप्स के होते हैं और या फिर कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए 10 मेनली टाइप्स के बेसिक ऑफरिंग होते हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग होते हैं। ठीक है, मेनली ऑफरिंग कितने टाइप के होते हैं, एंटिटी कितने होते हैं, देखिए 10 टाइप के होते हैं। इसी टाइप से एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये कौन कौन से होते हैं, आइए एक एक करके हम बात कर लेते हैं और एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देते हुए चलूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए चीज़ें। तो गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इवेंट हो गया, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया। तो देखिए ये 10 टाइप का है। अब आप सोचेंगे मैम इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, याद आप लोग को नहीं करना है, एक बार आप जब लेक्चर देखेंगे, इसका पीडीएफ पढ़ेंगे आप, तो ये सब चीज़ें आप समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू तो वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है गुड्स। गुड्स यानी कि क्या है, अगर हिंदी में हम कहें तो सामान। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाउट था कि मैम आप हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड करिए या हिंदी में पढ़ाया करिए, तो देखिए हिंदी में मैं बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और इंग्लिश में पीडीएफ रहता है ताकि इंग्लिश जो स्टूडेंट हैं जो जिन्हें हिंदी उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है उनके लिए भी फ़ायदा हो। लेकिन अगर कोई बच्चा पीडीएफ चाह रहा है हिंदी में, तो आप क्या करिए, इसका गूगल लेंस के थ्रू ट्रांसलेट करके आप इसे पढ़ सकते हैं, तो ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी हेल्प मैं आप लोगों की कर सकती हूँ, बाकी एफर्ट आप लोग को खुद थोड़ा सा एफर्ट्स करना है और मोटिवेटेड रहना है। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा लेक्चर चला करके सुनिए, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो गुड्स क्या होता है? देखिए, गुड्स इज डिफाइंड एज अ समथिंग टेंजिबल दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट।
गुड यानी कि सामान। टेंजिबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेंजिबल मतलब जिसे टच करके फील किया जा सके। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, बॉटल हो गया, ये अपना फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, चेयर हो गया, तो ऐसे कोई भी चीज़ें जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं उसे कहते हैं हम गुड्स, सामान, ठीक है। और विच सेटिस्फाई अ नीड और अ वांट, जो सेटिस्फाई कर सके, तो इसे कहते हैं गुड्स। तो ये टेंजिबल वर्ड आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लीजिए। क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को, एनीथिंग दैट इज टेंजिबल दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाएगा, गुड्स, सर्विस, एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट। तो आप लोगों को लगाना है इसका आंसर गुड्स, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया फास्ट मूविंग ड्यूरेबल गुड्स, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया था फास्ट ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। जैसे शैम्पू होती है, तो शैम्पू के हम लोग क्या होता है, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली लोग होते हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डे टू डे मतलब डेली या वीकली बेसिस पे ख़रीदना पड़ता है। जैसे शैम्पू कभी ख़त्म हो जाता है, कभी साबुन ख़त्म हो जाता है, कभी सर्फ ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग कभी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है। और जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, हम नॉर्मल जो परिवार होते हैं वो टूथपेस्ट को एकदम जब तक लास्ट एंड पॉइंट तक ना आ जाए तब तक उसको यूज़ करेंगे। इवन कट करके उसको ब्रश से घुमा करके भी यूज़ करते हैं। और साबुन के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करते हैं। शैम्पू का बिल्कुल बॉटल में पानी डाल के यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि ब्रेड हो गया, केचप हो गया, सिगरेट हो गया, साबुन हो गया, और भी खाने वाली चीज़ें हो गई, चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसे कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं, जो लंबे समय तक टिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सर्विसेज हो गए, बहुत सारे एफडीज हो गए, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी एवरी ईयर। तो ये हो गया गुड्स। तो समझ में आया आप लोगों को गुड्स क्या है। गुड्स एक टेंजिबल आइटम है, टेंजिबल जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं। फिर आता है सर्विसेज। तो देखिए सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज कभी फील नहीं कभी टच नहीं किया जाता है। अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए कि कोई सर्विस है, सर्विस इन द सेंस इंश्योरेंस, मान लीजिए कोई सर्विस है, तो वो आप टच करके फील नहीं कर सकते, वो वैसे ही फील होता है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन वाला सर्विसेज देते हैं, सिम में फ़ोन कॉलिंग हो जाता है, इंटरनेट हो जाता है, वीडियो कॉलिंग वगैरह हो जाता है, तो उसको आप टच करके नहीं, आप सर्विस को फील करते हैं, ठीक है। तो ये इनटेंजिबल आइटम है। सर्विस हमेशा एक इनटेंजिबल है, दैट कैन नॉट बी टच्ड, बट बस फील कर सकते हैं हम लोग इसको, सर्विस को। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो सर्विस इंक्लूड द वर्क ऑफ होटल्स हो गया, एयरलाइन के सर्विसेज होते हैं, बैंक की सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या है, वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। टीचर है, सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। टच हमेशा गुड्स को ही किया जाता है, सर्विस को सिर्फ फील किया जाता है, ठीक है। तो मेरी सर्विस कैसी लग रही है आप लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अच्छा लगता है आप लोगों का जवाब देने से, और बहुत सारे इंटरेक्शन भी होते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। तो इसीलिए कहती रहती हूँ, आप लोग अच्छे से देख करके लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, ठीक है। और देखिए व्यूज़, जैसे कि व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर हम काम करते हैं किसी चीज़ को तो वो एक मोटिवेशन के लिए किया जाता है। अगर आपका टारगेट है कि आज आपको 8 घंटे पढ़ना है, तब आप लोगों को सेटिस्फेक्शन आएगा। सिमिलरली हमारा भी ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, अच्छे लाइक आने चाहिए, ये आज के दिन का टारगेट है, और मोटिवेटेड रहने के लिए ये सब चीज़ें करनी होती है। थर्ड आता है एक्सपीरियंसेस। तो गुड्स मैंने बता दिया, सर्विस मैंने बता दिया, एक्सपीरियंस। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस क्या है, देखिए जब आप किसी गुड्स या सर्विस को फील करते हैं, ठीक है, जब आप गुड या सर्विसेज को, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, सर्विसेज को फील करते हैं, तो उसके बाद एक आपका एक्सपीरियंस जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में रुके, ओयो मान लीजिए, होटल बुकिंग करने के मामले में बहुत ही अच्छा है। मेक माई ट्रिप है, जैसे हम बहुत सारी फ़्लाइट्स और अपने होटल्स बुक कर देते हैं। तो ये बुक करेंगे, जब आप होटल में जाएंगे तो होटल की सर्विस अगर अच्छी रहेगी, वहाँ का सामान अच्छा रहेगा, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा, वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे।
तभी आप एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को बता सकते हैं, आई मीन रिफ़र कर सकते हैं कि आप ये होटल में फलाना जगह में जाइए और इस होटल में आप रुकिए, आप लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ये टर्म दिया गया है। देखिए, बाय मिक्सिंग सेवरल गुड्स एंड प्रोडक्ट वन कैन क्रिएट स्टेज एंड मार्केट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल क्या है, किसी आप वाटर पार्क में गए, वहाँ अच्छे अच्छे झूले होंगे, सर्विसेज होंगे, पानी का लेवल वगैरह सब कुछ अच्छा होगा, तो आप एक अलग ही लेवल का आप लोगों को एक्सपीरियंस फील होगा। ठीक है, वो एक्सपीरियंस बैड भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस गुड भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज़ है, वो ये ट्राई करते रहते हैं आज के डेट में, जो मार्केटिंग का कॉम्पिटिटिव ज़माना है उसमें, कि एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर ये जू हो गया, म्यूज़ियम हो गया, प्रोवाइड द एक्सपीरियंस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ। ठीक है, रूटीन लाइफ का पार्ट नहीं है ये। डेली डेली आप म्यूज़ियम थोड़ी जाते हैं, एक म्यूज़ियम को एक बार गए या 2 बार गए, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। और उसके बाद देयर इज़ अ मार्केट फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंस सच एज क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ऑफ कंचनजंगा। ठीक है, ट्रैवलिंग इन पैलेस ऑन व्हील, रिवर राफ्टिंग किए, और ट्रिप टू द मून। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बन जाती है जब आप एक बार सर्विस और गुड्स को यूज़ करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो थर्ड यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ क्या है, इवेंट है। देख लीजिए, तो इवेंट ये सब मार्केटिंग का है, इसके थ्रू मार्केटिंग भी की जाती है। जैसे जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू भी मार्केटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जाते हैं तो फिर आप लोग को फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन कहा जाता है कि आपके मेल में एक फीडबैक आएगा, आप उसको फीडबैक दीजिए, रेटिंग करिए। तो इससे क्या होता है, वो मार्केटिंग को आगे बढ़ाते हैं ताकि रेटिंग देख करके और कस्टमर अट्रैक्ट हो और कस्टमर हमसे जुड़े। फिर आता है इवेंट। तो इवेंट क्या है, मार्केट प्रमोट द टाइम बेस्ड और थीम बेस्ड और स्पेशल इवेंट। तो मार्केटर में जो मार्केटिंग टीम बैठी होती है वो क्या करते हैं, इवेंट बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड मार्केटिंग करना चाहते हैं। जैसे अभी ओलंपिक चल रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे इंडिया से लोग मेडल जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये ओलंपिक का एक इवेंट हो गया और वहाँ से भी क्या होता है, प्रमोट किया जाता है और मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद आ जाता है कंपनी एनिवर्सरी। कंपनी एनिवर्सरी, तो अभी ओलंपिक चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओलंपिक में जीते हैं। तो ये ओलंपिक की क्लास 1 मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि इस बार ओलंपिक में कौन कौन जीता है और किसका किसका क्या क्या पोजीशन है और इंडिया के लिए कितने ओलंपिक मेडल आए हैं। ठीक है, आई नो ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगी ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट आ गया, ठीक है, कोई भी जैसे कि IPL वगैरह चलता है या फिर कोई भी इवेंट चलता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो वहाँ पर ये मार्केटिंग की जाती है। उसके बाद कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है, किसी का लाइव कंसर्ट चल रहा है, लाइव इवेंट चल रहा है या कॉमेडी शो चल रही है, तो ये सारे क्या है, ये एक इवेंट बेस्ड मार्केटिंग है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था। फिर ट्रेड शो हो गया, तो बुक मार्केट वगैरह होता है, जैसे कि प्रगति मैदान दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर चलता है हर साल। ऑटोमोबाइल फेयर चलता है, अवार्ड सेरेमनी होती है, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, स्क्रीन अवार्ड्स होते हैं, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, जैसे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हो गया, मिस इंडिया हो गया, मिस चंडीगढ़ हो गया। तो ये सारे क्या है, इवेंट बेस्ड, और इसमें मार्केटिंग बहुत ही बड़े लेवल में की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इवेंट। अब उसके बाद आता है पर्सन। तो पर्सन सेलिब्रिटी वगैरह जो रहते हैं उनके थ्रू भी मार्केटिंग की जाती है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है। बहुत सारे ऐसे जो पर्सन्स है, जो सेलिब्रिटी है, उनके वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सारी चीज़ों को, अच्छे अच्छे ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रॉली है, तो अमेरिकन टूरिस्टर की कोई ट्रॉली है, उसका किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, किसी स्पेशल पर्सन सेलिब्रिटी के थ्रू ये मार्केटिंग कराई जाती है और उसके लिए वो पैसे लेते हैं जो भी है। और जैसे कि मान लीजिए स्टार प्लस का चैनल में कौन बनेगा करोड़पति आता था, तो इसमें अमिताभ बच्चन जी बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, ब्रांड्स का, तो इसकी वजह से स्टार प्लस को भी फ़ायदा होता था और अमिताभ बच्चन जी को भी फ़ायदा होता था। तो ये सारे इवेंट, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे पर्सन वाला कंसेप्ट है मार्केटिंग का। फिर प्लेसेस आ गया। तो प्लेसेस क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में प्लेसेस हैं जो एज अ मार्केटिंग के लिए फेमस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत ही ज़्यादा
मार्केटिंग की जाती है, कमाई आता है। टूरिज़्म एक कमाई का, मार्केटिंग का ज़रिया है। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो जयपुर वगैरह जो है पिंक सिटी, बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, हमारे ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, मान लीजिए हिमाचल में है, कुल्लू मनाली, शिमला, उत्तरांचल उत्तराखंड में है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस विजिट करने के लिए हैं जो बाहर से यात्री टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। और मान लीजिए हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर क्या हमारे सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जैसे कि हैदराबाद है इमर्जिंग एज अ हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े पैमाने में मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। समझ में आया। जैसे लिखा हुआ है बिहार के, जितने भी लोग बिहार के होंगे वो बहुत ही खुश होंगे क्योंकि वहाँ गया है, एक जगह है और वहाँ पर बुद्धिस्ट के लिए वो फेमस है। तो बाहर से जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ इस प्लेस को विजिट करते हैं, मेनली बुद्धिस्ट जो नेशंस होते हैं वहाँ से। तो ये हो गया हमारा 6th। और प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो मार्केटिंग की जाती है। जो रियल एस्टेट का आजकल कंसेप्ट आ गया है, प्लेस खरीद करके रियल एस्टेट में बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाना और उसके थ्रू फिर मार्केटिंग की जाती है। जैसे कि हो गया सहारा ग्रुप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए। द प्रॉपर्टी आर सोल्ड एंड ब्रॉड and this requires marketing effort. Property dealer in India work for property owners or seeker to sell or buy plot residential area and commercial real estate। तो बहुत सारा बोर्ड भी, बैनर भी लगा हो रहता है कि इतने लाख का, 30 लाख का आपको स्टार्टिंग प्राइस दिया जा रहा है, 30-40 लाख का स्टार्टिंग प्राइस दिया जा रहा है। तो ये सब क्या होती हैं, ये एक मार्केटिंग का जरिया होता है, ठीक है। इंडिया में अगर हम देखें तो एंसल, सहारा ग्रुप वगैरह जो है वो मेनली रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए फेमस हैं। तो ये हो गया हमारा 7th पॉइंट। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। 8th पॉइंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ना जाने कितने सारे उसके सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड है। तो ये सारे क्या हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या है, मार्केटिंग कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे रिलायंस आया था, रिलायंस जियो, तो वो कम्युनिकेशन लोअर रेट में दे रहा था। जैसे कि 1 साल उन्होंने पूरा फ्री दिया था जियो वाले को, फिर जियो फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया। तो ये सब क्या है, ये सब मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मार्केटिंग है। लास्ट आता है 9th आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि क्या है, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों से डेफिनेटली बन जाएगा मार्केटिंग से। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके सुनिए लेक्चर को। हो सकता है, मैं जानती हूँ कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है मार्केटिंग। पूरा एक इमेज बनाते हुए अपने माइंड में चलिए कि इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं 100% आप लोग से गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। CRM के भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखिए मेरे लेक्चर्स के नोट से, तो आप लोगों से बनेगा और बन भी रहा है लोगों से, ठीक है। फिर आता है देखिए 9th वाला इन्फॉर्मेशन। लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए और कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड एज अ प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन को कैसे मैम हम लोग मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे विजिट करते हैं, जनरली 12th के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट करते हैं, वैसे ही करते हैं एंजॉयमेंट के लिए अपने फ्रेंड दोस्तों यार लोगों के साथ में। तो वहाँ से उनको क्या मिलता है, ब्रोशर मिलता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस मिलता है, स्कूल और कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस मिलता है, ब्रोशर मिलता है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। तो इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू ये मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स आया, पेरेंट्स के बारे में अच्छे अच्छे स्कीम उन्होंने बताए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का, तो ये सब क्या चीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के देने के लिए और ये एज अ मार्केटिंग टूल काम करता है। और अगर मैं देखूं तो और क्या है, मैगजीन्स वगैरह आती है हमारा, ठीक है। जैसे फिटनेस में एक अलग से क्या आता है, फिटनेस का मैगजीन में फिटनेस का पार्ट होता है, एक स्पोर्ट्स का पार्ट होता है, एक बहुत और भी ब्यूटी वाला अलग एक मैगजीन में पार्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्थ कॉन्शियस वाला, उसके बाद डाइट वाला, उसके बाद एक नॉर्मली कुकिंग वाला एक अलग पेज होता है। तो वैसे तो कुकिंग मेरा बहुत अच्छा पैशन है, शौक़ है मुझे कुकिंग का, तो जल्द ही मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, कि उस पर भी एक बनाया जाए कुछ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, जस्ट एक माइंड को फ्रेश करने के लिए। और बिज़नेस, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है और ये एज अ मार्केटिंग टूल काम करती हैं। उसके बाद लास्ट है हो गया आइडियाज़।
तो व्हाट एन आइडिया सर जी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक आइडिया पीपल के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। अब सोच रहे हैं मैम आइडिया क्या चीज़। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पूछा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 2 पीपल इनसे रिलेटेड हैं और कौन कौन से पीपल है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आप लोगों ने नहीं किया तो आज मैं आप लोगों से फिर कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए ताकि इससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। और अगर आप लोग आई थिंक सेशन नहीं देखे हैं तभी आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेशन देखा करिए। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो आपके काम के लिए ही होता है, जनरल नॉलेज आपका बढ़ेगा और हो सकता है वो क्वेश्चन भी अपीयर हो जाए आपके एग्जाम में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैं फिर से पूछ रही हूँ कि कौन से ऐसे 2 पर्सन हैं जिनका नाम हमेशा इस आंदोलन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो चीज़ आप लोग से डिस्कस करूँगी। उसके बाद जैसे पता ही है आप लोगों को कि अमिताभ बच्चन जी हैं, वो क्या करते हैं, पल्स पोलियो के लिए बहुत ही चर्चे में थे और वो अच्छे एडवर्टाइजमेंट करते थे, आइडिया देते थे लोगों के बीच में कि हाँ आप अपने बच्चे को पल्स पोलियो दीजिए ताकि आने वाली बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना आइज़ डोनेट करने का एक वादा किया था कि आफ्टर डेथ, मरने के उपरांत वो अपने आइज़ को डोनेट करेंगी। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिसमें कि ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। और केबीसी में आए भी थे एक जन जिन्होंने अपना ऑर्गन डोनेट करने का ऐसा कुछ प्रोग्राम किया था। तो इस टाइप से बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं और ये भी एक थोड़ा बहुत मार्केटिंग का ज़रिया होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे 10 जो मार्केटिंग टूल है, 10 एंटिटी है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो अब आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि कौन पर्सन रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। अब जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, एक टर्म देखा था वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो देखिए वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जब डील कर रही थी वहाँ पर भी मैंने ये टर्म आप लोगों को बार बार बताया था कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कस्टमर डिलाइट क्या होता है। तो आजकल मार्केटिंग सिर्फ बेचना नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितने भी मार्केटिंग टीम बैठी होती है वो ये देखते हैं कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, कस्टमर को वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाए और सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा उनका बढ़ाया जाए। उसके बाद कस्टमर डिलाइट है, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप देते हैं तो वो डिलाइट होते हैं। तो इसे कहते हैं मार्केटिंग। सेलिंग सिर्फ बेचना आज के ज़माने में बेचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन अगर मैं देखूँ तो क्या यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट और ऑफरिंग विल बी सक्सेसफुल इफ इट डिलीवर्स वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन टू द टारगेट बायर। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई टारगेट बायर है तो वो सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है कि नहीं। अगर कोई अमेज़न कंपनी है, मान लीजिए अमेज़न कंपनी से जितने भी उसके टारगेट कस्टमर बैठे हुए हैं, बायर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर और या फिर जो बायर है, टारगेट बायर, वो सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसीलिए रेटिंग देखने को मिलती है और जो सबसे अच्छी रेटिंग होती है 4+ में, उसको क्या होते हैं, लोग ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे अमेज़न के तो बहुत ही अच्छे से वो ट्रीट करते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में लास्ट में ये ज़रूर बोलते हैं कि मैम यस सर, आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म आएगा, फीडबैक आएगा आपके मेल या फिर आपके नंबर में, प्लीज़ आप इसे फिल करिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये पर्सन अच्छा बात किया, अच्छे से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किए, तो आप उनको फीडबैक देते हैं। अदरवाइज उस मैसेज को ही आप इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होता है, जनरली हमारे साथ भी होता है। तो इस तरीके से वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, द बायर चूजेस बिटवीन डिफरेंट ऑफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच इट परसीव टू डिलीवर द मोस्ट वैल्यू। तो जो कस्टमर यही देखता है जिसके लिए जो मोस्ट वैल्यू है, उस चीज़ को वो क्या करता है, ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो कोई मान लीजिए प्रोडक्ट अमेज़न में 699 का है और कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में वही सेम प्रोडक्ट 799 का है, तो क्यों आप 799 की तरफ जाना चाहेंगे? डेफिनेटली सी बात है, अगर आप लोगों को सेम प्रोडक्ट है, सेम स्पेसिफिकेशन है, तो 699 की तरफ अमेज़न आपकी बेस्ट वो वैल्यू आपको देगी। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और आप लोगों को ये मालूम है कि कस्टमर गेट्स बेनिफिट एंड अज्यूम कॉस्ट, मतलब क्या है,
कस्टमर क्या होता है, कस्टमर अपना बेनिफिट लेता है और उसके बदले में उसको कॉस्ट देता है। डेफिनेटली सी बात है, अगर प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, सर्विस आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा और उसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वैल्यूज़ का अगर आपको डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में अगर आप लोगों को वैल्यू का डेफिनेशन पूछता है तो वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट अपॉन में कॉस्ट होता है, ठीक है। तो वाइस वर्सा है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट के, एंड वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बेनिफिट के। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगी वो क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या जो अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो जिसका कॉस्ट कम होगा और क्वालिटी मेंटेन होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से रिलेशन पूछ भी सकता है आप लोगों को कि वैल्यू और कॉस्ट में क्या रिलेशन है, वैल्यू और बेनिफिट में क्या रिलेशन है, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक करते रहिए, और कम से कम हम आप लोगों को ड्यूरिंग सेशन में 100-200 लाइक ज़रूर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। समझ में आया। अब कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन का टेक्निकल डेफिनेशन देखिए, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डेफिनेशन दे देंगे और 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रख देंगे। तो इसीलिए ये टेक्निकल डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है वो आप ज़रूर इसे ट्रांसलेट कर लीजिए गूगल लेंस में, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो कस्टमर वैल्यू क्या है, देखिए, कस्टमर वैल्यू द कंज्यूमर असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ओवरऑल कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हीज और हर नीड। यानी कि अगर कस्टमर वैल्यू क्या है, वो कंज्यूमर का असेसमेंट है, कंज्यूमर उसे असेस करता है, असेसमेंट करता है कि वो प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट हाई वैल्यू की होगी, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कस्टमर वैल्यू। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, देखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर एक्सपेक्टेशन। सीधी सी बात है, सेटिस्फैक्शन अगर बोले तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो बायर है, जो खरीद रहा है, उसके अप टू द मार्क है कि नहीं, अप टू द एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उससे कम होगी एक्सपेक्टेशन से तो वो डिससेटिस्फाई होगा, और अगर मैच करेगा या फिर एक्सीड करेगा तो उसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई होगा। और अगर सेटिस्फैक्शन का एक लेवल ऊपर जाएगा तो उसे कहते हैं कस्टमर डिलाइट, ठीक है, कस्टमर डिलाइट कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर आप एक लैपटॉप परचेज़ किए हैं, लैपटॉप आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग में है, अगर आपके बजट में है और वो स्पेसिफिकेशन आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को, एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, मैच करता है, तो इसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन। और अगर उसके साथ में एक लैपटॉप का बैग फ्री दे दिए तो उसे कहते हैं कस्टमर डिलाइट, कस्टमर को खुश करके भेजना, ठीक है। जैसे कि आजकल क्या होता है, बिग बाज़ार में जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो प्रोडक्ट के साथ में क्या हो रहा है, अगर 1500 के ऊपर आप परचेज़ करते हैं तो 3 किलो चीनी फ्री होता है, 3 किलो शुगर फ्री। तो ये सब क्या है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के साथ साथ कस्टमर को डिलाइट भी देते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री 3 किलो शुगर में मिल रहा है तो दूसरी बार भी वो परचेज़ करना पसंद करेंगे। समझ में आया। तो ये देखिए, इस टाइप का आप लोगों को जनरली देखा जाता है। हाउ सेटिस्फाइड आर विथ योर बाइंग एक्सपीरियंस। तो ये सब क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है। किसी भी वेबसाइट को आप करिए, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेटिंग होता है। तो जैसे कि 1 2 को आप देखते हैं तो मुँह, इसका जो स्माइली वाला फेस है वो कैसे है, ऐसे है, मतलब नहीं है सेटिस्फाइड। 5 जो 3 4 है यानी कि ठीक ठीक है, तो ऐसे है। और अगर अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो स्माइली सा फेस आ जाएगा और आप 4 5 स्टार दे देंगे तो इसका स्माइली कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो भी है तो स्माइली कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सारा स्माइली भी है वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था, तो रेटिंग अच्छा दीजिए। और ये हेल्प करेगा नेक्स्ट आपके बाइंग, नेक्स्ट जो कस्टमर है उनके लिए। समझ में आया। अब क्या है, एक एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप है। एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप, तो ये सब क्या चीज़ है मैम, ये सब क्या है। देखिए, ये सब आप लोगों को अगर टेक्निकल टर्म आप पढ़ेंगे तो इसी तरीके का सेम आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में बना दिया जाता है। तो एक्सचेंज का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, एक जो आप ले रहे हैं मान लीजिए उसके बदले में कुछ, तो एक्सचेंज मतलब तो वही होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आप सामान मंगाते हैं, अगर पसंद नहीं आता है तो एक्सचेंज का ऑफर आता है, रिटर्न का ऑप्शन, ऑफर वगैरह आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न,
ठीक है, किसी को रिटर्न में, आजकल क्या होता है एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज रिटर्न गिफ्ट वगैरह देते हैं बर्थडे में, ठीक है, तो क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे का। तो यही इसका टेक्निकल डेफिनेशन है एक्सचेंज का। और एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में यही चीज़ होती है कि एक्सचेंज अगर करना है, यानी कि एक के बदले दूसरा, तो ये एक कोर कंसेप्ट है मार्केटिंग का, विच इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न आपस में एक दूसरे की, यानी कि एक समझौता टाइप से कह लीजिए कि मैं कुछ दूंगा आप मुझे कुछ देंगे। और इसके लिए क्या है, ये 5 कंडीशन नेसेसरी है। अगर मान लीजिए एक्सचेंज अगर आपको करना है, फॉर एक्सचेंज पोटेंशियल टू एग्जिस्ट 5 कंडीशन। सबसे पहले तो 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा। ठीक है, 2 से एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तभी एक्सचेंज होगा। मैं अकेले प्रोडक्ट रहूँ और मैं सोचूं कि मैं सामने वाले को एक्सचेंज करना चाहती हूँ, लेकिन कोई रहेगा ही नहीं, तो मेरा फ़ायदा क्या है। तो एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यू होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसके लिए आपके लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो एक प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर लेक्चर आप लोगों को दे रही हूँ और ये लेक्चर आप लोगों की यूज़फुल में ही नहीं है, तो फिर ये एक एक्सचेंज नहीं होगा। मैं अगर दे रही हूँ तो वो यूज़फुल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज। और उसके बदले आप अपना क्या करेंगे, आप अपना रिजल्ट देंगे। ठीक है, रिजल्ट सिलेक्शन लेकर के देंगे, तो मेरा एक्सचेंज और आपका एक्सचेंज फ्रूटफुल होगा। उसके बाद आ जाता है ईच पार्टी इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एक्सचेंज ऑफर। आप बिल्कुल फ्री हैं, एक्सेप्ट करिए, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करिए, और अच्छा नहीं लगता है तो रिजेक्ट कर दीजिए उस ऑफर को। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सचेंज का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर ईच पार्टी बिलीव्स इट इज़ अप्रोप्रिएट और डिज़ायरेबल टू डील विथ द अदर पार्टी। ठीक है, तो ये कुछ 5 कंडीशन है एक्सचेंज के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज इज द कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। तो अब आप सोच रहे हैं मैम ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन इज अ मार्केटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपने एक टीवी खरीदा, 50,000 का कोई प्लाज्मा टीवी खरीदा, उसके बदले वो आपको टीवी दे रहा है और आप क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कोई होटल का रूम बुक किए हैं तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप उसके बदले में उसको पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या है, मेनली क्या है, ये एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। ठीक है, ट्रांजैक्शन। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मनी का ही ट्रांजैक्शन होता है। बार्टर सिस्टम में आप लोग देखते थे कि पुराने ज़माने में क्या होता है, एक चीज़ के बदले एक चीज़ मिलती थी। जैसे कि मैं अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आपको पैसे दूंगी, बदले में आप मुझे 1 किलो गेहूँ या 1 किलो चावल दे देंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एग्जाम्पल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्लासिक मॉनेटरी सिस्टम ही होगा। ठीक है, हमेशा मनी का ही ट्रांजैक्शन नहीं होता है। पुराने ज़माने में बार्टर, आजकल तो ऐसा नहीं होता है वैसे। खैर, तो ट्रांजैक्शन मार्केटिंग अगर मैं कहूँ तो इट इज़ अ लार्जर आइडिया ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बनती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहीं से तो आया था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना और उसके बाद उसको लाइफ टाइम एक रिलेशन मेंटेन करके रखना, बना करके रखना। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग यही चीज़ है, द रिलेशनशिप, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, maintaining and enhancing strong value laden relationship with customer and other stakeholders। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जैसे कोई कंपनी है, उसमें सिर्फ बायर नहीं होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, मिडिल में जो पर्सन होते हैं उनके एम्प्लॉय होते हैं खुद के। उसके बाद रिटेलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, फिर लास्ट में बायर आते हैं, कस्टमर आते हैं। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है, एक चेन है, और सभी के बीच में क्या है, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को, इसे कहते हैं हम लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग। समझ में आया, समझ में आया। अब देख लेते हैं मार्केटिंग चैनल। तो मार्केटिंग चैनल में जैसे मैंने कहा था कि जो कोई कंपनी है उसमें बहुत सारे उसके सपोर्टिंग स्टेक होल्डर भी तो होंगे, जैसे कि कस्टमर होंगे, उनके खुद के देखिए एम्प्लॉय होंगे, सप्लायर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एड एजेंसीज होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, विद होम इट हैज़ बिल्ट म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है, एंड द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, एक इफेक्टिव नेटवर्क बिल्ड कर रिलेशनशिप विद द की स्टेक होल्डर एंड प्रॉफिट विल
फॉलो। अगर एक रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखेंगे इन सारे ही स्टेजेस के साथ, यानी कि सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फिर उसके बाद एड एजेंसीज, उसके बाद जो प्रमोट करता है उनके साथ, कस्टमर के साथ, तभी क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव मार्केटिंग होगी, इफेक्टिव रिलेशनशिप मार्केटिंग होगी। और मेन यही इसका फंडा और प्रिंसिपल होता है। और अगर ये चीज़ अच्छे से मेंटेन होती है डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा आज की क्लास हो गई। और इसमें मैंने क्या चीज़ डिस्कस किया, 10 एंटिटीज़ आप लोगों से डिस्कशन किया, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है वो डिस्कशन किया, और मार्केटिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे चैनल ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं और भी बहुत सारी अच्छी सी मार्केटिंग मायोपिया डिस्कस करेंगे। और ये मार्केटिंग मायोपिया एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए टर्म है। तो देखिए अच्छे से लेक्चर देखा करिए और एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको एक इमेज और एक कहानी बनते जाएगी कि मार्केटिंग क्या होती है, CRM क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आज थोड़ा थ्योरी ज़्यादा था, आई नो, लेकिन मैं अच्छे से सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अच्छे से देखा करिए, रीजनिंग हमारी चल रही है वो प्लीज़ आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, और सर को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सर के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल में पढ़ाते हैं। और उसके बाद सेकंड CRM की क्लासेस हमारी खत्म हो चुकी है, उसको देखिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे भी खत्म हो चुकी है, उसको देखिए। और हमारे टेक्निकल की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको भी प्लीज़ देखिए। तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।